कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू नहीं आने देना है। क्या 27 में पार्टी फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट करेगी या फिर जो प्रत्याशी 22 में थे उन्हीं को उतारेगी? जौन सारी जनजाति है उसको लेकर एक करेक्शन का इशू बना हुआ है। इस समस्या से कब तक हमें जूझना पड़ेगा और आपकी तरफ से? नमस्कार दर्शकों, मैं दीवान नौटियाल, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड और डीसीपी न्यूज के साथ आज के खास मेहमान हाल ही में जनजातीय सलाहकार परिषद उत्तराखंड के पद पर नियुक्त हुए हैं दर्जाधारी राज्य मंत्री गीताराम गौड़ जी, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र कुमाऊं से लगी हुई जनजातियों का भी दौरा करके आए हैं, कई सारे लोगों से मुलाकात भी की है। शायद प्रदेश के पहले ऐसे जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष होंगे जब लोगों को लग रहा है कि शायद कोई उपाध्यक्ष के तौर पर भी कहीं ना कहीं प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया है। उन लोगों की जन समस्याओं को सुना है, लेकिन अब यदि हम देखें तो पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने से लगातार उनसे मुलाकात करने का भी तांता लगा हुआ है और इस तरीके से अपार उम्मीदें भी लोगों के भीतर देखी जा सकती है। उन उम्मीदों को किस तरीके से गीताराम गौड़ जी लेते हैं, कैसे उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे, क्या ऐसी चीजें हैं जो देहरादून से उस कुमाऊं दौरे पर जाकर उनको महसूस हुई है, किस तरीके से वहां के जो लोग हैं उनकी आजीविका को और बेहतर जो है सरकार कर सकती है, सरकार की योजनाएं हैं, उसी को लेकर आज बात करेंगे। गौड़ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि सुबह से जिस तरीके से लोगों का आपसे मुलाकात करने का सिलसिला लगा हुआ है, और ये ऐसे नहीं है, तकरीबन जब से आपने ये पदभार संभाला है तब से इस तरीके का मैं देख रहा हूँ माहौल बना हुआ है। बावजूद उसके आपने समय निकाला है, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आपसे चर्चा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हाल ही में आपने जो है कुमाऊं दौरे पर गए थे। बुक्सा, भोटिया, वनराजी, इन तमाम जनजातियों से आप मिले जिनसे शायद इससे पहले कोई जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष जहां तक नहीं पहुंच पाए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि सीएम धामी के गांव तक आप इस बार पहुंचे हैं। कैसे देखते हैं आप अपने इस कार्यकाल को, किस तरीके से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले डीसीपी न्यूज को और दर्शकों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप समाज के, सरकार के और तमाम जो जनता से जुड़े विषय होते हैं उनको उठाने का बारंबार प्रयास करते हैं। और तो आपके डीसीपी चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आपके संघर्ष को भी नमन। आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः उत्तराखंड देवभूमि के यशस्वी मुख्यमंत्री, धर्म रक्षक मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री और मेरे जैसे लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और उनके साथ साथ प्रदेश नेतृत्व का और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी का, जिन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजा। 5 तारीख को मैंने यहां पर विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। 4 अप्रैल को घोषणा हुई थी और उसके बाद मैंने अपना रोड मैप स्पष्ट कर दिया था, अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि मुझे इस पद पर माननीय धामी जी ने और माननीय महेंद्र भट्ट जी ने एक खास मिशन के लिए और एक भारतीय जनता पार्टी के जनजाति जो समाज है उनको विशेषकर पार्टी से जोड़ने के लिए और कमल के फूल को, संगठन को मजबूत करने के लिए ये खास जिम्मेदारी मुझे दी है। तो मुझे मालूम है, इसलिए मैंने अपना रोड मैप तय किया। तमाम यमुना घाटी में आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया से लेकर और त्यूनी तक और हनोल तक लोगों ने मेरा जगह जगह स्वागत किया। वो स्वागत मेरा नहीं था, वो स्वागत पुष्कर धामी जी का स्वागत था और महेंद्र भट्ट जी का स्वागत था। इन सब तमाम जिम्मेदारियों के साथ मैंने ये सब जो अपना एक निश्चित किया है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, सदैव कदमों के साथ। और फिर मैं यहां पर 8 मई से मैंने लगातार कुमाऊं का भ्रमण शुरू किया और हम पहले काशीपुर गए। काशीपुर में बुक्सा जनजाति के जो हमारे जनजाति मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ मेरा स्वागत किया और वहां पर हम आश्रम पद्धति विद्यालय, एकलव्य विद्यालय बाजपुर चले गए। उसके बाद हम गदरपुर चले गए, उसके बाद हम खटीमा गए, नानक मत्ता गए। उसके उपरांत हम अगले दिन
तीनों संस्थानों में जो महाराणा प्रताप जो हमारे थारू जनजाति के आदर्श आइकॉन है, उनके जन्म जयंती पर 3 प्रोग्राम हमने अटेंड किए, जिसमें हमें आरएसएस के जो बहुत ही वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं आदरणीय डालचंद जी भाई साहब, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। वनवासी कल्याण आश्रम में गया और बिबेरा मंझोला में भी मैं आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय में गया, बालक विद्यालय में भी गया और कई आईटीआई और छात्रावासों में भी मैंने निरीक्षण किया। जो मुझे वहां पर समस्याएं लगी, तत्काल छोटी मोटी समस्या थी, वो मैंने वहां के प्रधानाचार्य को तुरंत उसका त्वरित निदान करने के लिए निर्देश दिया। और जो अच्छी सुविधाएं हमारे मोदी जी की सरकार के द्वारा, डबल इंजन की सरकार हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा जो जनजाति के छात्रों की शिक्षा दीक्षा, उनके उन्नयन और उनके विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन सबकी सराहना भी की और अभिभावकों ने भी धामी जी का धन्यवाद ज्ञापित किया और मोदी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। कहीं ना कहीं जब हम जनजातियों का जिक्र करते हैं तो प्रदेश की 5 जनजातियों में जो जौनसारी जनजाति जहाँ का मूल निवासी स्वयं भी है वो तो बहुत करीब है, लेकिन शायद बोक्सा, भोटिया, इनके बीच में जाना क्या लगा आपको? किस तरीके से उनकी आजीविका को, क्योंकि जितनी मुझे जानकारी मिली अभी जो वहाँ के विद्यालय है वहाँ में पॉजिटिव चीजें एक निकल कर आई है कि वहाँ अभी भी छात्रों की जनसंख्या बड़ी संख्या में मौजूद है। ऐसे में उस पहाड़ पर, उन दुर्गम क्षेत्रों पर क्या प्रयास आपके माध्यम से हो सकते हैं कि रिवर्स पलायन भी हो और जो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति है वो भी कुछ और तक बेहतर की जाए, ताकि जो पलायन की जो स्थिति लगातार हमारे सामने बन रही है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सके? देखिए नौटियाल साहब, ऐसा है कि सबसे पहले मैं जब गदरपुर, बाजपुर, खटीमा, नानकमत्ता, जब वहां के विद्यालय मैंने देखे तो 15-15 एकड़ भूमि वहां के लोगों ने दान दी है विद्यालय परिषद के लिए। मतलब ये अपने आप में हमारे लिए भी एक अध्ययन का विषय था कि जहां हमारे क्षेत्र में 1 बीघा, 1.25 बीघा देने के लिए, विद्यालय देने के लिए लोगों में मारामारी है और नहीं देते, लेकिन उस क्षेत्र में जब मैं गया 15 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़ सारे विद्यालय, आईटीआई, छात्रावास और एकलव्य विद्यालय के लिए लोगों ने दान दिया है। और खुशी की बात मैं आपको बता रहा हूं कि बुक्सा जनजाति और वनराजी 5 जनजातियों में T5 में 2 जनजाति ऐसे हैं जो जिनका विकास, जिनका शिक्षा दीक्षा कम अपेक्षाकृत कम हुआ है। जैसे राजी जनजाति, उनकी जनसंख्या बहुत कम है, 1000 से 1500 के बीच उनकी जनसंख्या है। बुक्सा जनजाति की जनसंख्या अच्छी है, लेकिन शिक्षा का स्तर उनका उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि जब हम इसी पर मैं जाना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि जिन जनजातियों की जनसंख्या अधिक है वहां पर शिक्षा की स्तर की कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास सरकार के माध्यम से और जनजातीय सलाहकार परिषद के माध्यम से हो सकती है? सबसे पहले तो हमारा जो एकलव्य मॉडल विद्यालय है वो बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है। उनकी तारीफ पूरे प्रदेश भर में, देश भर में है। वहां के जो जनजाति के बच्चे बहुत IIT, IIM बड़े बड़े एग्जाम पास कर रहे हैं। जैसे हमारा कालसी का है, जैसे हमारे बाजपुर का है, गदरपुर का है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाजपुर की एक निहारिका, एक बच्ची, वो हाई स्कूल में उसने मैं मिला, उनसे बात करी, मैंने उनके पेरेंट्स को मैंने बधाई दी और जिले के विद्यालय के अंदर उनका 15 नंबर, जिले के अंदर 15 और प्रदेश की मेरिट सूची में उनका 20, मतलब यानी 20वें स्थान पर उनका नाम है। तो इससे बड़ी गर्व का विषय और क्या हो सकता है? यही काम तो है। धामी जी का सपना यही तो है कि जनजाति समाज आगे आए। मोदी जी का यही तो सपना है कि दलित, शोषित, वंचित जो हमारे समाज है, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग वो मुख्य धारा से जुड़े। उसके उपरांत हम पिथौरागढ़ गए। पिथौरागढ़ में भी हमने वहां पे धारचूला के लिए जब हम गए तो रास्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास पड़ता है, उनके गांव का नाम है, उनका जो पैतृक गांव है उनके गांव का नाम है हड़कुला। तो जब हमें नीचे पता चला कि सड़क से ऊपर 4 किलोमीटर ऊपर हमारे धर्मरक्षक उत्तराखंड देवभूमि का चहुमुखी विकास करने वाले हिमालय पुत्र आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का
पैतृक आवास है, जन्म स्थान है, वहां पर जाना चाहिए। हम लोग गए वहां पर और हड़कुला में उनके जो कुल देवता श्री हरिश्चंद्र देवता महाराज, उनका आशीर्वाद लिया, मंदिर दर्शन किया। उसके बाद उनके जो परिजन है, चाचा ताऊ जो घर में रहते हैं, उनसे मेल भेंट की। उनकी जन्मस्थली में जाकर बड़े हर्ष की अनुभूति हुई कि एक छोटे से गांव से एक हिमालय पुत्र निकला और आज पूरे देश और दुनिया में अपनी ख्याति उनकी फैल रही है। सिल्कारा टनल, उसका उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया, उससे उनकी जो ख्याति है पूरे विश्व भर में बनी है। G20 सम्मेलन उन्होंने सफलतापूर्वक किए, उससे उनकी देश और दुनिया में पूरी ख्याति उनकी जो है फैली है। इसी के साथ साथ उन्होंने इन्वेस्टर समिट, रोजगार को लेकर के, उत्तराखंड के विकास को लेकर के उन्होंने ये इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किए, बहुत सफलतापूर्वक हुए। तो ऐसा मन का भाव था कि ऐसे व्यक्ति जो हमारे आदर्श भी हैं और उत्तराखंड के मुख्य सेवक हैं, उनके गांव में जाना आनंद की अनुभूति दे रहा था। निश्चित ही एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि बाजपुर, सितारागंज, बोक्सा जनजाति, बनराजी, थारू के बीच में मेरी पहले से ही जान पहचान है, क्योंकि मैं 3 साल जनजाति मोर्चा भाजपा उत्तराखंड का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। उससे पूर्व 3 साल मैं प्रदेश मंत्री रहा, यानी 6 साल हो गए। फिर उसके बाद 4.5 साल, 2 टर्म मैं प्रदेश महामंत्री जनजाति मोर्चा रहा। तो धारचूला, मुंशियारी, जलजीबी, चक्कर, उसमें टनकपुर से अंदर एक चक्करपुर गांव है जहां पर बनराजी के लोग रहते हैं, और चंपावत में बनराजी, ये सारा क्षेत्र मैंने अपने संगठन के पदों पर रहते घुमा है। और बुक्सा जनजाति, भूटिया जनजाति, और जब आप धारचूला जाएंगे तो वहां पर दारमा वैली और ब्यास वैली के जो भूटिया जनजाति हैं, उन सबसे पहले से मेरा परिचय, संगठन के लोगों से परिचय। तो मैं धारचूला में बलवाकोट बालक विद्यालय में गया, जहां बनराजी के बच्चे भी पढ़ते हैं, और छारचोम, उससे आगे छारचोम में आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय है, वहां पर भी मैंने गया। लेकिन सब जगह व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी, यानी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जनजातियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे यातायात का हो, सड़क हो, पेयजल हो, या चिकित्सा का हो, या रोजगार का हो, या बागवानी के क्षेत्र में हमारा जनजाति समाज धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। लेकिन वहां पर इन सब जगह मुझे जो एक बात मेरे सामने उभर कर आई, सारे अभिभावकों का ये कहना था, जनजाति के जो क्षेत्र के जो अभिभावक थे, उन सबकी एक डिमांड थी, और वो डिमांड में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने जा रहा हूं। उन सबका ये कहना था कि जो हमारे हाई स्कूल स्तर तक के आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय है, बालक विद्यालय है, इन विद्यालयों को इंटरमीडिएट कर देना चाहिए। वो मांग जायज भी है, और मैं डीडीहाट में भी गया था, वहां पे भी 150-200 लोगों ने मेरा 7 बजे रात तक इंतजार किया। मैं बागेश्वर भी गया था, कपकोट में हमारे भोटिया समाज के लोग रहते हैं, उनसे भी मैंने मुलाकात की। तो इन सबका ये कहना था कि हमारे जो आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, बालक विद्यालय, ये आश्रम टाइप के जितने भी स्कूल है, इनका सबका उच्चीकरण होना चाहिए। इसके अलावा शायद कहीं ना कहीं कई जगह बच्चों की जनसंख्या को बढ़ाने को लेकर भी समस्या सामने आई थी कि नहीं, सिर्फ बाजपुर में एक जगह थी जहां पर कुछ बच्चे एडमिशन नहीं, वो छोड़ के चले गए। उसका कारण था अभिभावकों के और जो पीटीए जो समिति है, जो अभिभावक संघ और शिक्षकों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि बुक्सा समाज के लोग हैं, तो वो जल्दी से जाकर के हमने उनकी बैठक करा दी थी 21 तारीख को, और बाकायदा तत्काल मैंने मौखिक निर्देश दिया, और त्रिपाठी जी ने एक बैठक करी 21 तारीख को, और सारे जो उनके जो कुंठा थी, जो उनकी समस्या थी, उनका निराकरण हो गया। अब वहां एडमिशन हो रहे हैं, और मेरा जो एक 20-22 सालों से 25 सालों से जो कार्यकर्ताओं के बीच में संबंध रहा, वो दिख रहा है, वो एक कमाई है, क्योंकि मैंने संगठन के अलावा और सामाजिक कार्यों के अलावा मैंने और कोई काम किया नहीं है। और आज मैं कह सकता हूं कि मुझे धामी जी ने जो मंत्र दिया था, मंत्र था उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए विकल्प रहित संकल्प, और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा। और इसके साथ साथ उन्होंने एक मंत्र और दिया, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए, यानी सेवा, सुशासन और गुड गवर्नेंस, यानी कि
सेवा, सुशासन और विकास, अपना 2 कार्यकाल, पहला 21 से 22 तक का 9 महीने का कार्यकाल, और उसके बाद 22 से अपने बलबूते वो सरकार लाए थे और प्रचंड बहुमत की सरकार लाए थे, और उसके बाद ये 3 साल जो उन्होंने समर्पित किए उत्तराखंड के जनमानस के लिए, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए वो रात दिन बिना थके बिना रुके वो प्रयास कर रहे हैं। चारों तरफ जो है धामी ही धामी दिख रहा है। आप बहुमत की सरकार लाए थे और उसके बाद ये 3 साल जो उन्होंने समर्पित किए उत्तराखंड के जनमानस के लिए, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए वो रात दिन बिना थके बिना रुके वो प्रयास कर रहे हैं। चारों तरफ जो है धामी ही धामी दिख रहा है। आप चाहे कोई आपदा की घटना हो, चाहे कोई मेले हो, चाहे वो कोई मंदिर का कोई कार्यक्रम हो, 4 धाम यात्रा हो, यानी हर जगह हर समस्या के निराकरण के लिए धामी जी 24 घंटे उपलब्ध हैं। और मैं कह सकता हूं कि धर्म रक्षक धामी है तो उत्तराखंड में सब कुछ मुमकिन है। मैं देख रहा था क्योंकि अगर मैं स्पेशली आपका जो विधानसभा क्षेत्र भी है और आपकी जो जनजाति के मूल निवासी जहाँ के हैं, विधानसभा चक्राता, वहाँ 2022 चुनाव के बाद कुछ ऐसी स्थिति कार्यकर्ताओं की थी कि शायद ऐसा लगा कि बीजेपी ने जो इन 22-20 सालों में वहां भीड़ बनाई थी वो एकदम डाउन हो गई है। लेकिन उसके बाद इस 1.5 महीने के भीतर मुझे ऐसा लग रहा है कि गीताराम गौड़ बिना किसी राजनीतिक अप्रोच के, बिना किसी राजनीतिक विरासत के एक नई जो लाइन खींचने का काम कर रहे हैं। क्या वो नई लाइन शायद पार्टी ने इसलिए भी खींची है कि 22 में जो गलतियां हुई पार्टी के शायद चुनाव कैंडिडेट को लेकर या जो और चीजें हैं, उसको कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो निराशा थी उनको दिख रही थी, उसको सही करने के लिए या उसको कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जोश भरने के लिए गीताराम गौड़ को ये जिम्मेदारी दी गई। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और मैं प्रथम वर्ष विशेष हूं। मैंने आरएसएस में उनकी शाखाओं में और उनके जो वर्ग होते हैं उनमें मैंने शिक्षा दीक्षा ली है और एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने डीएवी कॉलेज छात्र राजनीति के दौरान मैंने प्रतिभाग किया है और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी में मैं 24-25 सालों से एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। और मेरा सौभाग्य है कि 2 टर्म आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। दोनों टर्म मुझे उनकी टीम में संयोजक, प्रदेश संयोजक जनजातीय मोर्चा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब युवा मोर्चे के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी थे तब भी मुझे रचनात्मक प्रकोष्ठ, तब छोटा हुआ करता था, तब प्रकोष्ठ का काम इतना होता था कि हॉस्पिटलों में जाकर मरीजों को फल वितरण करना या जहां ब्लड डोनेट करना या साफ सफाई को लेकर के इस तरह के अभियान हमारे चलते थे। उन सब अभियानों पे मैंने काम किया और यही कारण है कि मेरे काम को महेंद्र भट्ट जी भी जानते थे और पुष्कर सिंह धामी जी भी जानते थे। 22 में पार्टी से कोई गलती नहीं हुई, पार्टी कभी गलती नहीं करती। पार्टी ने पहले माननीय मूरतराम शर्मा जी को टिकट दिया, उससे पहले उनके पिताजी को टिकट दिया, उसके बाद फिर प्रताप राव जी को टिकट दिया, उसके बाद कमला चौहान जी को टिकट दिया, उसके बाद मधु चौहान जी पे टिकट दिया और अभी 22 में माननीय रामशरण नौटियाल जी को टिकट दिया। यानी माननीय मधु चौहान जी पे संभावनाएं पार्टी ने व्यक्त की, पार्टी ने उनको टिकट दिया। माननीय मूरतराम शर्मा जी पे संभावनाएं व्यक्त की, उनको भी मौका दिया। प्रताप रावत जी, माननीय प्रताप रावत जी पे भी उन्होंने विश्वास किया। यानी पार्टी ने वहां एक्सपेरिमेंट किए, जो पार्टी को तत्समय मजबूत लगा उनको पार्टी ने टिकट दिया। प्रताप रावत जी मजबूत लगे, इनको टिकट दिया। माननीय कमला चौहान जी मजबूत लगी, प्रमुख थी, उनको टिकट दिया और मधु चौहान जी को भी टिकट दिया 17 में। उसके बाद 22 में रामशरण नौटियाल जी को टिकट दिया। तो पार्टी तो लगातार जौनसार बावर के कार्यकर्ताओं को और भाजपा नेताओं को मौका दे रही, अवसर दे रही है। लेकिन और आज मुझे मैं उस दौर में नहीं हूं। मुझे सिर्फ, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके बहुत हजार आपके फॉलोअर्स है और जो मुझे सुन रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे 5 साल के लिए
माननीय धामी जी ने, माननीय महेंद्र भट्ट जी ने एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठाया है उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद। मेरा काम है 5 वर्ष तक जनजातियों की T5 की सेवा, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके हकों, उनके अधिकार, उनके प्रमोशन, उसके रोजगार की चिंता करना। और दूसरा मुझे जो महत्वपूर्ण काम दिया है, अपनी विधानसभा के साथ साथ T5 के क्षेत्रों में 10 विधानसभाओं में हम धारचूला, नैनीताल, कपकोट, आपका सिरपुर, आपका हरिद्वार, आपके बहुत सारी 10 विधानसभाएं ऐसी है जहां पर जनजाति की जो निर्णायक भूमिका है, उन 10 विधानसभाओं में मुझे पार्टी का काम खड़ा करना है, जनजाति समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। और इसके साथ विशेषकर चकराता विधानसभा में कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू नहीं आने देना है और कार्यकर्ताओं के कामों की कंप्लायंस हो, शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर, जिला प्रशासन स्तर पर जिस कार्यकर्ता का भी जो काम पड़ेगा, मैं उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहूंगा। और एक ही मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी के कमल को मजबूत करना। और इससे पहले क्या हुआ उस पर मुझे नहीं जाना है, उसकी समीक्षा करने के लिए हमारा संगठन बैठा है, लेकिन मुझे 2 काम दिए हैं। धामी जी की जनप्रिय सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना, और सरकार की जो प्रोग्रेस है, सरकार किस तरह काम कर रही है, उन सबका फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी को देना। दूसरा काम है भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना, कमल को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं की कंप्लायंस करना, यानी कार्यकर्ताओं की पैरवी करना। यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। निश्चित तौर पे जैसा कि गौर जी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, तो जब मैं पार्टी के निर्णय को लेकर बात करता हूं और 22 के विधानसभा चुनाव प्रत्याशी को लेकर खासतौर पे, तो मैं इसलिए भी करता हूं क्योंकि जिस दिन वो पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, उस दिन कई ऐसे कार्यकर्ता थे विधानसभा चकराता में जिनकी आंखों से आंसू आए थे। और ऐसा शायद इसलिए भी क्योंकि जो वहां धरातल पर कंटिन्यू कार्यकर्ताओं के बीच में कैंडिडेट काम कर रहा था, उससे हटकर जब कोई पार्टी के कैंडिडेट नियुक्त करती है तो निश्चित तौर पे आम जो कार्यकर्ता है उसके मन को ठेस पहुंचता है। आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं विधानसभा चकराता के राजनीतिक पंडितों की आकलन पर अगर जाऊं तो 22 का टिकट यदि जिस तरीके से पहले का चुनाव मधु चौहान ने बहुत करीब से हारा था, ये कहना था कि अगर 22 में को टिकट मिलता तो शायद उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार भाजपा चकराता में भी कमल खिलाने में सफल होती। पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या 27 में पार्टी फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट करेगी या फिर जो प्रत्याशी 22 में थे उन्हीं को उतारेगी? क्या जीत और हार जनता के हाथ में होती है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के नेता हमेशा जीतने के लिए कोशिश करते हैं, संगठन को गढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे पास जो भारतीय जनता पार्टी के वट वृक्ष है, बहुत ही लोकप्रिय, जिन्होंने संगठन खड़ा किया, जो हम सबसे ऊपर है, माननीय मोरोतराम शर्मा जी, उनका संगठन के लिए बहुत बड़ा योगदान। उसके बाद प्रताप रावत जी लगातार 2006 से भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं, मजबूती के लिए हमेशा कार्य कर रहे हैं। हमारे पास अच्छे नेता हैं। और कमला चौहान जी उस समय प्रमुख थी, हृदय सिंह नंदा सिंह जी के, हृदय सिंह जी की वो बेटी थी, मधु चौहान जी बहुत लोकप्रिय है। और हमारे पास अभी 4 नेता हैं चुनाव लड़ने के लिए। सबसे पहले मधु चौहान जी, फिर मोरोतराम शर्मा जी, फिर प्रताप रावत जी, फिर जो अभी रनर अप रहे हैं रामशरण नौटियाल जी। तो ये निर्णय पार्टी का है। अब कौन अच्छा कैंडिडेट है, 27 में कौन लड़ेगा, ये पार्टी निर्भर करेगी। मेरा काम तो, मुझे मत फंसाइए, बड़ी राजनीतिक कुशलता, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ संगठन को मजबूत करना है और धामी जी की नीतियों को धरातल तक उतारना है। मेरा ये काम है। बहुत ही डिप्लोमेसी तरीके से आप सवालों से बचते हैं, लेकिन एक मैं और सवाल लेकर आ रहा हूं। आपने शायद इस पर अभी पीछे कहीं ना कहीं बात भी की थी किसी मंच पे। उत्तराखंड की जो जौनसारी जनजाति है उसको लेकर एक करेक्शन का इशू बना हुआ है। ये मैंने पहले भी उठाया था, हमारे रमेश जोशी जी रहे हैं और अन्य लोग भी रहे हैं, दया पवार जी है, उन्होंने भी इस चीज को फेस किया है, अपने सोशल मीडिया पे लिखा था। आपको मैंने कहीं देखा है, क्या इस समस्या से कब तक हमें जूझना पड़ेगा और आपकी तरफ से क्या प्रयास करेंगे? नहीं, देखिए, आपको मैं बताऊं, रमेश जोशी भाई साहब ने मुझे फोन किया था, मैंने तत्काल यहाँ से लेटर बनाया और हमारे जो भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनसे वार्ता हो गई है। हमारे केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री हमारी सावित्री ठाकुर जी से बात हुई, उत्तराखंड भ्रमण पे आई थी, उन्होंने वहीं से
अपने सचिव को फोन किया और कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी उन्होंने भेजी, और उसमें कुछ नहीं, 67 में जो जनजाति, जौनसारी जनजाति का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें हमको जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जौनसारी जनजाति को। लेकिन जब ये उत्तराखंड स्टेट अलग बना और फिर ये इस तरह से एक कैबिनेट का नोट आया, तो इसमें जब वो गजट में जनसारी हो गया, स्पेलिंग JUNSAR होना था, आई होना था, लेकिन वो JAN जनसारी हो गया, जिससे ये कई बच्चों के लिए मतलब क्लिनिकल त्रुटि बोलेंगे इसको, मिस्टेक बोलेंगे, तो वो डीएम स्तर पर भी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक पत्र आ चुका है। वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्तर पर भी वो ठीक हो सकती है त्रुटि, और बाकी हम उस पर प्रयासरत हैं, और मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। और ये जो हमारे बच्चे केंद्र सरकार के एजेंसियों में निकले हैं, संस्थानों में निकले हैं, उन सबको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे इंटरव्यू जैसे बड़े इंटरव्यू के लिए कहीं ना कहीं पहले से डिप्रेशन में रहते हैं, और इस तरीके की जब त्रुटियां उनके सामने आती है तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस तरीके की लड़ाई से लड़ते हैं। गौर साहब ने भी इस पर काफी क्लैरिफिकेशन किया है कि इसके लिए बैठे हुए हैं, और इसके अलावा हमारे अपने समुदाय के लोग जो ऊंचे पदों पर लगातार इस पर प्रयास करते हैं। उम्मीद ये करेंगे कि जल्द इस समस्या का भी समाधान निकल सके। अंतिम सवालों के साथ जाना चाहूंगा, इसके बाद आगे क्या शेड्यूल रहने वाला है और कब तक इस तरीके के कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा कि संगठन को मजबूती देना, संगठन सर्वोपरि, हमारा नारा है संगठन सर्वोपरि, कार्यकर्ताओं के काम, क्षेत्र का विकास, सरकार की योजनाओं से आम जनता को लाभ पहुंचाना, उस निमित्त उस मंत्र के साथ, जैसे पहले भी मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का मंत्र है सेवा, सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस देने का, और विकल्प रहित संकल्प और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा के निमित्त हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना मेरे से पॉसिबल हो सकता, लगातार मैं दौड़ रहा हूं। और आपको एक बात बता देता हूं कि 15 तारीख को लाखा मंडल के अंदर बहुउद्देशीय शिविर हुआ था, जिसमें 1000 से 1500 के बीच लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मात्र 150 वहां 140 वहां समस्याएं, उनका आधों का निस्तारण हमने वहीं पर करवाया। डीएम साहब वहां स्वयं मौजूद थे, जिले की पूरी मशीनरी वहां मौजूद थी, और वहां पर चिकित्सा कैंप भी था, लोगों ने अपना स्वास्थ्य भी ठीक कराया। उसके बाद 15 तारीख को 15 मई को मैंने फिर आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय लाखा मंडल का निरीक्षण किया। वहां पर भी जो स्टाफ में जो सब्जेक्ट विषय के जो गुरुजनों की जो कमी थी, उन सबके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि वहां पर स्टाफ की कमी है, शिक्षकों की कमी है, और वहां पर वो जो हमारा विद्यालय वो उच्चीकृत होना चाहिए, उस विषय पर भी मेरी बात हुई है। उसके बाद हम ITI द्वासापुल गए, जिसका नाम मैं धन्यवाद पुनः ज्ञापित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने स्वतंत्र सेनानी जौनसार बावर के एकमात्र आजाद हिंद फौज के महानायक, हम सबके जौनसार बावर के लाखों लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत वीर शहीद केशव के नाम से वो ITI द्वासापुल का नामांकन हुआ। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, और वहां पर 3 ट्रेड और बढ़ाए जाने हैं, उसका पत्र भी मुझे प्राप्त हुआ है। उसके उपरांत हम लागा पोखरी में गए, लागा पोखरी में भी उसको इंटरमीडिएट करने के लिए मुझे मांग पत्र दिए गए, और उसके साथ साथ वहां भूमि की उपलब्धता नहीं है, जिसपे मैंने ठाणा गांव के लोगों से अनुरोध किया, और बहुत जल्दी हम जमीन खोज करके वहां बिल्डिंग भी बनाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग की आवश्यकता। उसके बाद हम कोरवा गए, कोरवा में तो बालिका हॉस्टल विद्यालय, आवासीय विद्यालय, उस आवासीय विद्यालय में जब हम गए तो वहां पर जो समस्या थी, वहां 14 का स्टाफ अनुमान्य है, जिसमें 5 ही था। वो बाकी के लिए मैंने पत्र लिख दिए, और उनकी डिमांड थी कोरवा के अभिभावक की कि हमारे बच्चों को चक्रोता और नीचे कालसी पढ़ने जाना पड़ता, सैया जाना पड़ता, तो कला वर्ग कोरवा इंटर कॉलेज में ही हो जाए। तो फिर मैंने माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी, शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा। यानी कि हम कह सकते हैं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जनजातियों के स्वर्णिम विकास के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जौनसार बावर चक्राता में एक और समस्या इस समय सामने आ रही है, नशे को लेकर। युवाओं में नशा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, उस पर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या जो चेक पोस्ट है, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि बाहर से आ रहा है,
तो जो हमारे विधानसभा के बॉर्डर्स है, चाहे वो अकालसी हो या फिर फेड़ीज पुल हो, उस तरीके के सीमांत एरिया में कुछ सख्ती होनी चाहिए। देखिए, नशावृत्ति को लेकर के हमारा जौनसार बावर का समाज सजग है। और आपको याद होगा कि एक महापंचायत 2-3 वर्ष पहले हमारे रितेश भाई साहब, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और कनिष्ठ प्रमुख कालसी भी हैं, उनके अगुवाई में बहुत सारे चंद्राम राजगुरु जी हैं और पूर्व कनिष्ठ प्रमुख अपने खजान जी हैं और बहुत सारे लोगों, ऐसे में नाम लूंगा तो समय लग जाएगा। जौनसार बावर के सर्व समाज ने, खत के श्याणाओं ने एक बहुत बड़ी बैठक की थी, उससे अच्छा मैसेज गया है और अब गांव-गांव में भी जागरूकता हो रही है। हम खत लेवल पर भी, तो एक सामाजिक मुद्दा है, उसको सरकार अपने तरह से तो हैंडल कर ही रही है। जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो सरकार कर रही है, लेकिन सामाजिक चेतना का काम समाज के लोग करेंगे। तो हमको सामाजिक चेतना लोगों में लानी है, नशा के खिलाफ जो हमें लोगों को जागरूक करना है, नशावृत्ति से लोग बचे, नशावृत्ति में ना पड़े, इसके लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान पुनः शुरू करने का संकल्प हम सबको लेना चाहिए। आप सुन रहे थे गीताराम गौड़ जी, जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष उत्तराखंड, और फिलहाल कई सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया है और पुष्कर सिंह धामी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। और अपने आप में गीताराम गौड़ जी का चयन इसलिए भी आम कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया है, क्योंकि जिसका ना तो राजनीति में कोई पकड़ है, ना ही कोई राजनीतिक विरासत है, बावजूद उसके एक आम कार्यकर्ताओं को जब कोई पार्टी से का डिसीजन लेती है तो उस हर कार्यकर्ताओं में एक नई उम्मीद और नए जोश के साथ वो कार्य करता है, जिसे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि उनका नंबर कभी आएगा नहीं आएगा, पार्टी उन्हें देख रही है नहीं देख रही है। और स्पेशली उन कार्यकर्ताओं के लिए गीताराम गौड़ जी ने एक विशेष संदेश दिया है। उन कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, लेकिन उन आंसुओं के साथ ही क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की समस्या पर भी समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, आगे फिर लौटेंगे किसी खास शख्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।